रोमांटिक कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। 7 सीटों वाली इनोवा कार में कुल 8 लोग बैठे थे। एक ही परिवार के 7 लोग थे जिन्हें मोतिहारी से पटना जाना था। 8वां आदमी विनय था, जो गाड़ी में बैठे लोगों का कुछ भारी सामान गाड़ी के छत पर एडजस्ट कर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। 6 घंटे का सफ़र था। गाड़ी को भागीरथ नाम का आदमी बुक किया हुआ था, जो ड्राइवर की पिछली सीट पर बैठा था। विनय गाड़ी चला रहा था। इनोवा जैसे उसके पास 2 और गाड़ियां थीं, जो एक खुद चलाता था और दूसरी गाड़ी विनय किराए पर दिया करता था। आमतौर पर विनय कभी पटना की सवारी नहीं लेता था, लेकिन विनय के गांव की ज़मीन का सौदा होना था। उसकी 15 लाख के पेमेंट उसके खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी थी। 5 लाख रुपए कैश में मिलने वाले थे। ज़मीन खरीदने वाली पार्टी ने विनय को पटना बुलाया था, इसीलिए विनय को जब भी पटना की सवारी मिली थी तो वह झट से तैयार हो गया। रास्ते में कई बार उसे पार्टी के रुपयों के हेतु फ़ोन आने लगे। पार्टी ने पटना के पहले ही गांधी सेतु मैदान के पुल पर रुपया देने का वादा किया था। गाड़ी के अंदर लगे बैग मिरर पर विनय की नज़र पड़ी तो उसमें एक खूबसूरत सा चेहरा नज़र आया। सवारियों में एक शादीशुदा खूबसूरत औरत थी, जिसके बगल में एक ही भागीरथ बैठा हुआ था, जो शायद उस खूबसूरत औरत का हस्बैंड था। विनय ने गाड़ी स्टार्ट की और मोतिहारी की भीड़ भरी सड़कों के आगे हाईवे पर आ गया। कभी कभी बैंक मिरर में झांक कर उसे खूबसूरत औरत को देख लेता। विनय के लिए यह कोई नई बात नहीं था। अपनी इनोवा में सवारियों के इधर उधर ले आना ले जाना उसे रोज का काम था। रोज ही गाड़ी में अपने परिवार के साथ कोई न कोई खूबसूरत औरत भी होती थी, लेकिन विनय कभी किसी को इतनी शिद्दत से नहीं देखता था। पीछे बैठी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी, उस उदासी ने विनय ने पढ़ लिया था। मुजफ्फरपुर हाईवे पर गाड़ी पहुंचते ही विनय ने गाड़ी के आगे इंटीरियर में लगे म्यूजिक सिस्टम के ऑन किया और 80 के दशक के रोमांटिक गाना बजाना शुरू कर दिया। प्यार कभी नहीं करना विनय के यह गाना शुरू ही किया था कि पिछले बैठी खूबसूरत औरत झल्लाती हुई बोली, प्लीज़ ये गाना बंद कर दो। विनय ने तुरंत उंगली से म्यूजिक सिस्टम का वेस्ट बटन दबा दिया। जिंदगी का सफ़र, ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। इस गाने के बजाने के साथ ही विनय ने वॉल्यूम को कम कर दिया। तभी फिर वही आवाज़ विनय के कानों में आई, वॉल्यूम क्यों कम किया? वॉल्यूम तेज करते हुए विनय समझ गया था कि पीछे बैठी औरत को शायद पुराने गाने पसंद है। विनय की गाड़ी मुजफ्फरपुर हाईवे पर तेज़ी से दौड़ती रही। टोल आने से पहले ही विनय को गाड़ी रोकना पड़ा, क्योंकि पीछे बैठी औरत को उल्टियां होने लगी थी। गाड़ी के पिछली सीट पर बैठी तीनों लोग नीचे उतर गए और बूढ़ी औरत को संभालने लगे। भारतीय भागीरथ अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला, सुमन, तुम्हें सुबह सुबह पराठे बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो? सुमन कुछ न बोली और पानी से अपनी सास के मुंह को अच्छी तरह साफ कर उन्हें थमाते हुए गाड़ी में ले आई। जब सुमन की सास गाड़ी में बैठ गई तो सुमन ने अपना हाथ धोया और पानी पीने के बाद उसने विनय की ओर बढ़ाते हुए बोतल से कहा, पानी पी लीजिए। भागीरथ के साथ आया एक लड़का विनय के बराबर में बैठा था, जिसे सुमन की यह हरकत पसंद नहीं आई। वो सुमन की ओर देखते हुए बोला, भाभी, ड्राइवर की प्यास लगेगी तो पानी पी लेगा, तुम्हें ज़्यादा मदर टेरेसा बनने की ज़रूरत नहीं। विनय की ने गाड़ी स्टार्ट किया और आगे बढ़ गई। पीछे बैठा भागीरथ धीमी आवाज़ में सुमन से यह कह रहा था कि सुमन सर नीचे किए सुने जा रही थी। कभी कभार बैंक मिरर से विनय महसूस किया कि वह पति की बातों को कम सुन रही थी और झेल ज़्यादा रही थी। 1 घंटे बाद भागीरथ के कहने पर विनय मुजफ्फरपुर पटना हाईवे के किनारे एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोक दी। भागीरथ का परिवार गाड़ी से उतरकर सीधा रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गया। सबसे आगे भागीरथ अपनी माँ के हाथों को थामे चल रहा था। उसके पीछे उसके परिवार के बाकी लोग थे और सबसे पीछे सुमन थी। सुमन का देखकर
कोई नहीं कह सकता था कि वो भागीरथ के परिवार का हिस्सा है। भागीरथ को तो अपनी पत्नी के जरा भी परवाह नहीं थी और ऐसा लगता था कि सुमन ने भी परिवार की परवाह करना छोड़ दिया था। रेस्टोरेंट में भागीरथ समेत उसका पूरा परिवार दाखिल हो गया। सुमन भी बेमन से उनके पीछे चल रही थी और विनय अपनी गाड़ी में बैठा सुमन को बड़ी देर से देखे जा रहा था। रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होने से पहले सुमन ने विनय के ओर देखा और हाथ से कुछ खा लेने का इशारा कर दिया तो अंदर दाखिल हो गई और विनय के लिए यह लम्हा बेहद भावुकता था। विनय की उम्र 27 साल थी और उसकी 3 साल पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही विनय की बीवी मीनाक्षी अपने पहले प्रेमी के साथ चली गई। तभी विनय औरतों से नफरत करने लगा था, लेकिन सुमन जैसी औरत को देखकर उसे एहसास हुआ कि कुछ औरतें के अस्तित्व में ही मोहब्बत की खुशबू होती है। सुमन के प्रति विनय का आकर्षक हर पल बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे पता था कि बस कुछ ही देर में मोहब्बत की यह खुशबू दुनिया की भीड़ में हमेशा के लिए खो जाएगी। रेस्टोरेंट से निकलते भागीरथ को देखकर विनय की गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। विनय की नज़रें सबसे पीछे चल रही थी, सुमन को ढूंढ रही थी। तभी गाड़ी में बैठने के बाद सुमन भी बैठ गई और विनय ने गाड़ी को स्टार्ट कर वहाँ से आगे बढ़ा लिया। पीछे बैठा भागीरथ सुमन पर चिल्ला रहा था, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि किसी की इज्जत ना करो, और माँ के साथ टॉयलेट चली जाती तो छोटी हो जाती। मेरी किस्मत खराब थी जो तुम जैसी औरत से मेरे गले पड़ गई। भागीरथ गुस्से में था। अपने बेटे के गुस्से को शांत करने की बजाय भागीरथ की माँ उसके गुस्से को भड़काने लगी थी। जाने दो बेटा, किस्मत तो मेरी फूट गई थी जो तुमने 16 लाल की बेटी के रिश्ते को ठुकरा कर इस नकचढ़ी से शादी कर ली। दोनों माँ बेटे के बीच बैठी सुमन बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखों में आंसू भी सूख चुके थे। विनय के लिए सुमन के साथ होने वाले यह बर्ताव बर्दाश्त से भी बाहर थी, लेकिन वह कुछ न कर सकता था। तभी भागीरथ की तेज आवाज़ विनय तक आई, भैया थोड़ा तेज चलाओ, 5:10 पर हमें चेन्नई की ट्रेन पकड़नी है और यही बज गए हैं 4, यहीं बज गए हैं। विनय ने कहा, भैया आप चिंता ना कीजिए, मुझे खुद ही जल्दी है, क्योंकि मुझे पेमेंट लेनी है और पार्टी पेमेंट लेकर गांधी सेतु मैदान पर पहुंचने वाली है। विनय की गाड़ी स्पीड के तेज से बढ़ते हुए कदमों के भयंकर ट्रैफिक को जाम को चीरते में चली जा रही थी और छोटी होती जा रही थी। किस्मत खराब थी जो तुम जैसे औरत से गले पड़ गई। भागीरथ गुस्से में था। अपने बेटे के गुस्से को शांत करने की बजाय भागीरथ की माँ उसके गुस्से को भड़काने देने लग रही थी। सुमन इतनी भी बुरी नहीं थी, वो बहुत खामोश रहने वाली लड़की थी। माँ बाप के इकलौती औलाद होने के कारण वो बहुत खामोश रहती थी। कभी कभी वो सोच में डूबी रहती थी कि कहाँ मैंने शादी कर लिया, क्या हो गया था मेरे माँ बाप को जो उन्होंने इस भागीरथ के पल्ले मुझे बांध दिया। मुझे इस शादी को कैसे भी करके तोड़ना है और मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि सुमन को हमेशा हिसाब किताब से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा किसी न किसी टॉपिक को लेकर पढ़ती रहती और काफ़ी समझदार लड़की थी। बहुत अच्छी लड़की और समझदार होने के बावजूद भी अपने माँ बाप की सलाह भी देती थी। विनय ने गाड़ी को स्पीड में किया और वो गांधी सेतु पर पहुंचने वाली है। विनय की गाड़ी स्पीड बढ़ाई और थोड़ी देर में ही वो गांधी सेतु पर पहुंच गई। भयंकर ट्रैफिक जाम से निकलते ही विनय ने सड़क के एक किनारे की ओर गाड़ी रोक दी। वहां पहले से एक कार खड़ी थी। कार के एक आदमी निकला और वो विनय की गाड़ी के करीब आकर शीशे के विनय को रुपयों से भरा बैग पकड़ाते हुए बोला, पूरे 50,70,000 है, आराम से गिन लेना। विनय ने रुपयों के बैग को अपने बगल में रखा और गाड़ी चलाने लग गया। थोड़ी देर में ही पटना स्टेशन आ गया। विनय ने गाड़ी की छत से सामान उतारा
शुरू कर दिया। गाड़ी के छत पर सुमन के सूटकेस भी थे जिसके लिए वो खड़ी थी। तभी भागीरथ सुमन के करीब गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ सुमन के गालों पर जड़ दिया। तुम्हें अपने सूटकेस की पड़ी है और गाड़ी के जो सामान है उसकी कोई चिंता नहीं है। जो सामान क्या तुम्हारा बाप उठाएगा? विनय के मन में उसे जान से मार देने का। तभी सुमन की उसकी ओर देखा। जैसी वो कह रही हो, गुस्से को काबू करो विनय। सुमन के कंधे पर एक भारी बैग और उसके हाथ में एक सूटकेस जिसे वह घसीटती हुई भागीरथ के परिवार के पीछे पीछे चल रही थी। भागीरथ सामान उठाने के लिए कुली भी कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भागीरथ सारा सामान परिवार वालों के हाथ में देकर खुद खाली हाथ चल रहा था। विनय को अपनी गाड़ी का किराया मिल चुका था। अब वो अपनी गाड़ी लेकर घर जा रहा था लेकिन सुमन अभी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गाड़ी मुड़ते हुए सुमन पीछे मुड़कर विनय की ओर देखा और फिर विनय की आंखों के ओझल हो गई। विनय ने गाड़ी स्टार्ट की और उस सड़क पर एक साइड में खड़ी प्लेटफॉर्म के नंबर 1 की ओर बढ़ गया। विनय को खुद नहीं मालूम था कि वो प्लेटफॉर्म पर क्यों जा रहा है। उसे न गाड़ी की फिक्र थी और न ही उसे कोई पैसों की चिंता थी। वो सुमन के अस्तित्व के सम्मोहन में खोया हुआ था। ऐसा नहीं था कि सुमन की खूबसूरती को मनमोहन से उसके पीछे चल पड़ा, बल्कि विनय को सुमन की चिंता सता रही थी। इसीलिए वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर बढ़ गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेन्नई की जाने वाली गाड़ी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। विनय ने भीड़ में सुमन को चढ़ाना शुरू किया। इसी बीच गाड़ी तेज हॉर्न साथ प्लेटफॉर्म से खिसकना शुरू हो गई। बहुत से लोग तेजी से ट्रेन में घुस रहे थे। विनय को लगा कि सुमन और उसका परिवार ट्रेन में बैठ चुका है। फिर भी वो गाड़ी के प्लेटफॉर्म से पूरी तरह चले जाने का इंतजार करने लगा। जब ट्रेन पूरी तरह से आंखों से ओझल हो गई तो विनय प्लेटफॉर्म से बाहर आने के लिए एक तरफ मुड़ा ही था, तभी उसके सामने सुमन खड़ी नजर आई। सुमन को देखकर विनय पूरी तरह चौंक गया। सुमन के हाथों में सिर्फ उसी का सूटकेस था। विनय ने सूटकेस अपने हाथों में लिया और उससे पूछने लगा, ट्रेन छूट गई आपकी? आपने घर पर फ़ोन कर दीजिए, मैं आपके घर की तरफ छोड़ दूंगा। सुमन ने अपने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल विनय की ओर बढ़ाते हुए विनय से कहा, मेरा घर कोई नहीं है। विनय ने हैरानी भरी आवाज़ में कहा, आप क्यों ऐसा बोल रही हैं? आप लोग मोतिहारी से बैठे थे ना, वहीं आपस में आपकी ससुराल होगी। ससुराल नहीं जाना है तो मायके चली जाओगी। बताइए मैं आपको कहाँ तक छोड़ दूँ? सुमन पास पड़ी प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गई। विनय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। सुमन ने विनय से पूछा, क्या यहाँ आपस में कोई लॉज है? चेन्नई की अगली ट्रेन 2 दिन बाद है, इसी प्लेटफॉर्म से खुलेगी। तब तक के लिए मुझे स्टेशन से नज़दीक की किसी लॉज में ठहरने का बंदोबस्त कर दीजिए। विनय ने कहा, क्या आपका पति अगले स्टेशन पर उतरकर आपको यहाँ से ले नहीं जाएगा? सुमन ने कहा, मेरे पैरों में ज़्यादा दर्द था इसीलिए मैं पीछे रह गई। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ट्रेन खुल गई। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नज़दीक लॉज लेकर ठहर जाओ, अगले ट्रेन से चेन्नई आ जाना। मुझे कल सुबह तत्काल में अगले ट्रेन की रिजर्वेशन भी करवानी है, इसीलिए स्टेशन के पास ही कोई लॉज मिल जाए तो बेहतर होगा। विनय ने कहा, क्या आपके हस्बैंड आपकी टिकट करवा कर आपके व्हाट्सएप पर भेज नहीं सकते? यह जिम्मेदारी तो उनकी है ना। सुमन ने कहा, प्लीज़ आप लॉज दिलवा दीजिए। विनय ने कहा, देखिए सुमन जी, यहाँ लॉज तो मिल जाएगा लेकिन आप अकेली हैं और यहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सब अनजान रास्ते हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो आप मेरे घर चल सकती हैं। वहाँ मेरी माँ और मेरी छोटी बहन है, उसके साथ आपका मन लग जाएगा। कल सुबह ही मैं आपके तत्काल वाले टिकट निकलवा दूंगा और 2 दिन बाद आपको यहाँ ला करके ट्रेन में बैठाकर चला जाऊंगा। सुमन ने काफ़ी देर तक सोचने के बाद वह सो गई थी और आंखें बंद कर वह अपनी ज़िंदगी के दुश्वारियों में खो चुकी थी। विनय बार बार सुमन के खूबसूरत चेहरे को देखता और फिर नज़रें घुमा लेता। रात के 12 बज चुके थे। विनय ने सोती हुई सुमन को आवाज़ दी, सुमन।
जी मेरा घर आ गया। विनय सूटकेस लेकर घर में दाखिल हुआ। सामने विनय की माँ और उसकी बहन लता खड़ी थी। विनय के साथ एक खूबसूरत औरत को देखकर वो काफ़ी दोनों हैरान थे। विनय की अपनी माँ से कहा कि यह सुमन जी हैं, इनकी ट्रेन छूट गई थी तो मैं इन्हें घर ले आया। 2 दिन बाद अगली ट्रेन है, उससे यह वापस चली जाएंगी। रुपयों से भरा बैग विनय ने अपनी माँ के हाथों में थमा दिया और बोला, माँ, गांव की ज़मीन से पूरी पेमेंट मिल चुकी है, तुम ये रख लो। 2-3 दिन बाद गाड़ी खरीदने वाला हूँ, तब इन रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। सुमन का सूटकेस लता ने अपने हाथों में लिया और सुमन को कमरे में लेकर अपने अंदर घुस गई। सारा काम था, फिर एक परिवार को लेकर पटना जाना था, लेकिन अपने छुट्टी का मन बना लिया था। सुमन का तत्काल टिकट भी करवाना था और सुमन के साथ कुछ वक्त भी गुजारना था, वरना 2 अजनबी महिलाओं के साथ बोरियत फील करती। विनय की बहन लता सुमन के घुल मिल गई थी। वो तो सुमन को ऐसे खुश रखती थी जैसे सुमन उसकी भाभी हो। सुमन नहा धोवा कर फ्रेश हो चुकी थी और सूटकेस में वो अपने खूबसूरत लग रही थी। माँ ने खूबसूरत सुबह का नाश्ता तैयार कर दिया और हम चारों ने साथ मिलकर नाश्ता किया। सुमन का घर आने की रौनक बढ़ गई थी, लेकिन यह रौनक सिर्फ अगले ही दिन ही ख़त्म थी। नाश्ते के बाद विनय बाहर निकला और सुमन की अगले दिन की तत्काल टिकट निकलवा लिया और सुमन के हाथों में टिकट रखते हुए बोला, ये लीजिए, कल शाम 5 बजे 10 मिनट की चेन्नई की टिकट है। सुमन ने विनय के हाथों से टिकट थम लिया और उसे टिकट कितने की हैं पूछने लगी। विनय ने कहा, आप रुपयों की टेंशन छोड़िए, जब सही सलामत चेन्नई पहुंच जाएंगी तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, बस वही मेरा मेहनताना हो जाएगा। टिकट की मुट्ठी खींची और सुमन कमरे की ओर बढ़ गई। टिकट कंफर्म होने की कोई खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी, बल्कि वो चेन्नई जाने का नाम सुनकर उदास हो गई थी। विनय ने लता की आवाज़ दी और कहा, लता देखो, मौसम कितना सुहाना है, तुम सुमन को नदी के किनारे वाले हमारे बागीचे में घुमा लाओ, उन्हें अच्छा लगेगा और दिन भी कट जाएगा। दोपहर तक आ जाना, खाना तैयार हो जाएगा, फिर तभी साथ बैठकर खाएंगे। विनय की बात सुनकर सुमन भी साथ में चलने के लिए बोल पड़ी। लता के साथ आप भी चलो ना बागीचे में। सुमन की बातें सुनकर लता के मन मुस्कुराई और बोली, भैया आप और सुमन जी दोनों ही बागीचे में चले जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है, 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। विनय और सुमन नदी के किनारे बैठे थे। हवा तेजी झोंका ला रहा था और सुमन के चेहरे पर पड़ता उसकी खूबसूरत बाल हवा में लहराने वाला मौसम नदी के किनारे और विनय जैसे आदमी के साथ सुमन का पाकर खुश रहना बहुत अच्छा लग रहा था। जिंदगी के लिए खूबसूरत पल था। विनय आसमान में बादलों को देखता और कभी सुमन के चेहरे को देखते हुए इस हसीन पल को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उस पल में विनय आसमान और ज़मीन में फ़र्क करना भूल गया था। तभी सुमन की खूबसूरत आवाज़ विनय के कानों तक आई। वो बोली, विनय पता है, आसमान और ज़मीन कभी नहीं मिल पाते, लेकिन ये बादल और ये मौसम दोनों ही मिल लेते हैं। आसमान में उठती हवाएं और आसमान के बादलों से ये खूबसूरत बरसती बादल आसमान और ज़मीन के एक कर देते हैं। विनय को सुमन की बातों की गहराई बिल्कुल समझ नहीं आई। वो बोला, सुमन जी, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सुमन ने गहरी सांस ली और कहा, भागीरथ से मेरी शादी पिछले साल ही हुई थी। मैं गोपालगंज के रहने वाली हूँ और भागीरथ का गांव मोतिहारी है। 2 साल पहले जब मैं बीए में थी तभी भागीरथ का रिश्ता आया। उस वक्त मैं प्रकाश से प्यार करती थी। प्रकाश गरीब परिवार से था और जाति भी उसकी अलग थी। वो आजीविका के लिए बच्चों का ट्यूशन पढ़ाता था। भागीरथ सरकारी नौकरी में था और पिछले कई सालों से चेन्नई में पोस्टेड था। सरकारी नौकरी के चक्कर में मेरे घर वालों ने भागीरथ से मेरी शादी कर दी। मैं चाह कर भी कुछ न कर पाई। 10 दिन पहले ही भागीरथ के पापा की डेथ हुई तो वो अपने परिवार के साथ गाँव आया था। मैं शादी के बाद भागीरथ के संग चेन्नई चली गई। शादी के बाद मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन
मेरी यह खुशी जल्दी ही ख़त्म हो गई। भागीरथ में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटता है और कई बार हाथ भी उठा चुका है। उसके घर वाले भी उसका साथ देते हैं। भागीरथ के घर में नौकरानी से ज़्यादा मेरी कोई औकात नहीं है। मायके में मेरे भैया भाभी के अलावा कोई नहीं है। माँ पहले ही मर चुकी है और मेरी शादी के अगले महीने ही मेरे पिता गुजर गए। तब मैंने भी चेन्नई भागीरथ से मुझे अपने पिता के संस्कार भी आने नहीं दिया। इतना कहकर सुमन फपक फपक कर रोने लगी। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि सुमन को बिना हाथ लगाए उसे चुप कैसे कराए। आखिरकार विनय ने सुमन के सर पर हाथ रखा और बोला, सुमन चुप हो जाओ, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, हमें घर चलना चाहिए। घर पहुंचकर सभी ने साथ दोपहर का खाना खाया और खाना खा लेने के बाद विनय लता से बोला, लता तुम अपना सुमन का ख्याल रखना और मैं गाड़ी को सर्विस कराने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। विनय की बातें सुनकर सुमन उदास हो गई। विनय भी सामान की भावनाओं में बह निकला था, लेकिन वह रुका नहीं। शाम को 7 बजे विनय घर लौट आया। विनय घर में सुमन के चेहरे पर ताजगी आ गई। सभी ने रात का खाना साथ खाया और काफ़ी देर तक बातें करने के बाद सुमन को लेकर लता अपने कमरे में चली गई और विनय अपने कमरे में बिस्तर पर आकर सर रखकर नींद का इंतज़ार करने लगा। अगली सुबह नाश्ता करते वक्त विनय ने सुमन से कहा, सुमन तुम्हारी ट्रेन शाम के 5 बजे की है, लेकिन हमें 10 बजे ही निकलना होगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सुमन इस घर से अलग नहीं जाना चाहती थी। विनय की छोटा सा परिवार उसके लिए अपने परिवार जैसा ही लग रहा था। चेन्नई नाम से ही सुमन को नफरत थी, लेकिन वो जानती थी कि वो कहाँ सुमन से सच नहीं था। जिसका अपना कोई घर नहीं, वो अपने जैसा कहाँ। वहाँ रहने की मियाद ख़त्म हो चुकी थी। 4 बजे तक विनय पटना स्टेशन पर पहुँच चुका था। सुमन और विनय ने स्टेशन पर बैठे प्लेटफॉर्म नंबर पर आकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। विनय समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने सबसे कीमती चीज़ ऐसी जगह क्यों भेज रहा है जहाँ वह खुद नहीं जाना चाहता था। समय पर गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई और रिजर्वेशन के हिसाब से विनय ने सुमन को उसकी सीट पर बैठा दिया। सुमन ने विनय से कहा, विनय तुम मुझे घर ले गए, तुमने मेरी टिकट करवाई और मुझे ट्रेन तक छोड़ने आए। तुम्हारा यह सारा कर्ज मैं तुम्हारे लौटा दूंगी बहुत जल्द। यह कर्ज नहीं, मेरा फ़र्ज है। तुम पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। ट्रेन खुलनी शुरू हुई थी। विनय सुमन से विदा लिया और सुमन के चेहरा देखे बिना ट्रेन से उतर गया। इस बीच वह सुमन का फ़ोन नंबर भी नहीं ले पाया था। वह पल विनय के लिए बेहद कठिन था। ट्रेन के आगे जाने के बाद विनय काफ़ी देर तक प्लेटफॉर्म पर ही बैठा रहा और उस पलों को याद करता रहा जिस पल में वह सुमन के साथ गुजारी थी। विनय वापस आ गया और पूरी रात सो नहीं पाया। जब भी आँख लगती वह सुमन का चेहरा नज़र आता। सुमन उसका कुछ नहीं लगती थी। किराए के अलावा विनय के उस पर कुछ और उधार रह गया था। 1 सप्ताह बाद विनय की गाड़ी की प्लेटफॉर्म पेमेंट करनी थी। उसने अपने माँ से रुपयों का बैग मांगा, लेकिन घर से रुपया गायब था। विनय की माँ रोने लगी। विनय समझ चुका था कि सुमन दिल चुराने वाली चोरनी नहीं थी, बल्कि वह दिल चुराने की आड़ में उसका रुपया चुरा ले गई थी। विनय ने भागीरथ को कॉल किया तो उसने कहा कि सुमन चेन्नई नहीं पहुंची और सुमन का फ़ोन बंद है। विनय ने बैंक में जमा रुपयों से गाड़ी की पेमेंट किया और उसी स्थिति को स्वीकार करते हुए अपने काम में लग गया। विनय जिंदगी में यह पहली बार नहीं था जब उसे प्यार के नाम पर धोखा मिला था। उसकी पत्नी ने भी तो विनय को धोखा ही दिया था, इसलिए विनय औरतों से नफरत करने लगा था और सुमन के धोखे के बाद उसकी नफरत और बढ़ गई थी। धीरे धीरे 2 साल बीत चुके थे। लता की शादी हो चुकी थी और वो अपने मायके में बेहद खुश थी। ससुराल में विनय की माँ
घर में अकेले पड़ चुकी थी, इसीलिए अब वो बार बार विनय की दूसरी शादी करने के लिए करती। लेकिन विनय शादी के विचार से मन हटा चुका था। पूरे दिन सड़कों पर रहने के बाद एक रात विनय घर पहुंचा तो उसने घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी देखी और वो अंदर गया तो वहाँ सुमन को देखकर हैरान रह गया। सुमन के साथ एक खूबसूरत औरत और थी, साथ में एक आदमी भी था जिसने उठकर विनय के गले लगा लिया। विनय कुछ समझ नहीं पाया था। इससे पहले ही सुमन ने कहा, विनय 2 साल पहले जब हम तुम्हारे गाड़ी में पटना जा रहे थे तब मैं बेहद परेशान थी। मैं किसी सूरत में भागीरथ के साथ चेन्नई नहीं जाना चाहती थी। मैंने तय किया था कि चेन्नई की ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर लूँगी। इसी बीच मैंने तुम्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि 5 लाख की पेमेंट मिल गई है। शुरुआत कर दी। इतनी कम रकम थी, इन पैसों के लिए मैं तुम्हें रिझाना शुरू कर दिया। स्टेशन के लिए मुड़ी तो मैं तुम्हें मुड़कर तुम्हें देखा, तुम्हें मुझे नहीं देखा। समझ गई थी कि तुम प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जाओगे और मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म की ओर देखा तो तब मैंने जानबूझकर ट्रेन छोड़ दी और इस तरह तुम्हारे घर तक पहुंच गई। पहली रात मैंने पता लगाया कि तुम्हारी माँ ने रुपयों से भरा बैग कहाँ रखा है और दूसरी रात मैंने वह बैग चुराकर अपने सूटकेस में भर लिया। रुपयों के भरे बैग में रखे सूटकेस की जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने सारे कपड़े लता के लिए कमरे में छोड़ दिए। गोरखपुर से मेरे मामा का घर है। मैंने 10वीं तक पढ़ाई गोरखपुर में ही की थी। कुछ दिन मामा के घर यहाँ रही और फिर किराए के फ्लैट में रहने लगी। तुम्हारे रुपयों से मैंने लेडी गवर्नमेंट का बिजनेस शुरू किया। मैं दिल्ली में थोक के कपड़े उठाती, खरीदती और उन्हें लाकर गोरखपुर गवर्नमेंट लीडर को बेच देती। एक सारा बिजनेस बढ़ने लगा और मैंने अपने मामा की लड़की खुशबू को भी अपने बिजनेस में लगा लिया। और ये जो तुम्हारा सामने बैठे हैं ये मेरे पति प्रकाश हैं, जिनके बारे में मैं तुम्हें बागीचे में बैठकर बताया था। 2 साल पहले मैंने प्रकाश को खोजा तो मुझे मालूम चला कि प्रकाश ने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पास किया और वो गोपालगंज में बीडीओ के पद से कार्यरत हैं। हमारी पिछले साल शादी हुई है। आज मैं कुछ और भी हूँ, तुम्हारी बदौलत ही हूँ। विनय, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है और मुझे मेरा प्यार वापस मिल चुका है। मुझे जीवन में जो चाहिए था सब मुझे मिल चुका है। बस ये मुझे मिला, बस तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर में बिताए वो 2 अनमोल रातें मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। यह मेरे मामा की लड़की खुशबू है। गोरखपुर में भी अभी तक मेरा बिजनेस यही संभालती थी। मैंने मोतिहारी में एक बड़ी गारमेंट शॉप खोली है जिसमें खुशबू चलाएगी। वह चाहती खुशबू को एक अच्छे पति मिले और तुम सबसे बेहतर मेरी नज़र में हो, कोई और नहीं। तुम्हारे 5,70,000 रुपये का बिजनेस इस वक्त 5 करोड़ का हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ बिताए लम्हों की कीमत कभी नहीं चुका सकती, लेकिन तुम्हारे रकम के ब्याज के साथ ज़रूर लौटा सकती हूँ। मैं इस सूटकेस में 20 लाख रुपए लाई हूँ, इसे रख लो। रात का खाना बनाने में विनय की माँ की मदद खुशबू कर रही थी और खुशबू को पाकर विनय के साथ उसकी माँ को भी बेहद खुश थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में।